डिस्कशन को. So now we'll be starting with the discussion. ये आपका लेटेस्ट पेपर है. दिस इज द लेटेस्ट पेपर विच वी आर डिस्कसिंग. एक मिनट देखने पड़ेंगे यहाँ से ही. पेपर तो पूरा ही टाइप्ड है. मेरे ख्याल से पहला सवाल ये है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. चलिए, तो स्टार्ट द डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इससे पहले नॉन टेक के प्रॉब्लम है सारे. प्रायर टू दिस ऑल द प्रॉब्लम्स वर ऑफ नॉन टेक्निकल. यहाँ से टेक्निकल स्टार्ट हो रहे हैं. एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली गुड. अभी तक जितने भी PYQs किए हमने उसके कंपैरिजन में आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी. वहाँ पर तो रिपीटेड सवाल या स्टेटमेंट पूछे जाते हैं. The repeated problem और स्टेटमेंट आर बीइंग आस्क्ड. यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है कंपैरेटिवली अच्छे हैं. ए लेवल के, बट द लेवल इज कंपैरेटिवली गुड. का पीटी का क्वेश्चन है 0227 पीटी का, पता नहीं क्या बोल रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. यूलर्स इक्वेशन. सो यूलर्स इक्वेशन, नो फोर्स इज नेग्लेक्टेड, ओनली फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड. बोथ फोर्सेज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी and turbulence is neglected. Forces of compressibility, turbulence and velocity are neglected. So if we talk about the forces which act on the fluid के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, प्रेशर फोर्स लग रहा होता है, विस्कोसिटी की वजह से फोर्स लग रहा होता है, देन टर्बुलेंस की वजह से फोर्स लग रहा होता है, और कंप्रेसिबिलिटी की वजह से फोर्स लग रहा होता है. ये टोटल फोर्स है फ्लूइड के ऊपर. दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज न्यूटन्स इक्वेशन. इस इक्वेशन को न्यूटन्स इक्वेशन बोला जाता है. So this equation is termed as Newton's equation. तो इस इक्वेशन को न्यूटन्स इक्वेशन बोला जाता है. Now from all these forces which are written here, अगर आप compressibility वाले फोर्स को कंसिडर नहीं करो, so if you neglect the forces due to compressibility, यानी ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कोसिटी और टर्बुलेंस को कंसिडर करो, this equation is termed as Reynolds equation. इस इक्वेशन को रेनॉल्ड्स इक्वेशन बोल दिया जाता है. So this equation is termed as Reynolds equation. अब वापस सारे फोर्सेस कंसीडर करो, ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कोसिटी, पर टर्बुलेंस को भी नेग्लेक्ट कर दो. दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. इसको नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन बोला जाता है. सो दिस इज टर्म्ड एज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. अगर आप विस्कोसिटी वाला फोर्स भी नेग्लेक्ट कर दो और सिर्फ ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स कंसीडर करो, दिस इज टर्म्ड एज यूलर्स इक्वेशन. इसको यूलर्स इक्वेशन बोला जाता है. तो क्या हो यूलर्स इक्वेशन? जिसमें फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, टर्बुलेंस और वेलोसिटी तीनों नेग्लेक्ट हो गए. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी फिटेड ऑन दिस? तो मैंने सारी जानकारी दे दी आपको सारे इक्वेशंस के बारे में. इसने यूलर्स इक्वेशन पूछा था, बट यू शुड नो अबाउट न्यूटन्स इक्वेशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन एंड यूलर्स इक्वेशन. कौन कौन से फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे देख लिए. व्हाट आर द फोर्सेस इनटू द पिक्चर, दैट इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड हियर. चलो आगे बढ़ते हैं. इन नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आ गई दूसरी इक्वेशन. तो ये रही नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. नेवियर-स्टोक्स में हमने क्या क्या नेग्लेक्ट कर रखा है? फोर्सेस ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी एंड टर्बुलेंस. So forces due to compressibility and turbulence are neglected. So this is C. तो मतलब दोनों क्वेश्चन आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है. तो दोनों सवाल कर सकते हो आप एक साथ. So if you know the concept, both the problems can be attempted simultaneously. दोनों एक साथ अटेम्प्ट हो जाएंगे. क्लियर है? चले आगे. Shall we continue? चलिए आगे बढ़ते हैं. The term Z in the total energy expression, बर्नौलीज इक्वेशन लगी हुई है. So term Z in the total energy expression. Z का मतलब क्या होता है? Z means potential energy per unit weight. तो Z क्या है यहाँ पे? It is potential energy per unit weight. पहला क्या है? P by rho G. This is the pressure energy per unit weight और pressure head.
दूसरा है v²/2g, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और काइनेटिक हेड। तीसरी हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। सो थर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। क्लियर पूरा सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन। सो बर्नौलीज इक्वेशन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन। बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन कहाँ पर है? देखो बर्नौलीज इक्वेशन उन सारी जगहों पे लगेगी। बर्नौलीज इक्वेशन वो सारी जगहों पे लगेगी जहां पर फ्लो स्टेडी हो, इनकम्प्रेसिबल हो और इरोटेशनल हो। जहां पर फ्लो स्टेडी हो, इनकम्प्रेसिबल हो और इरोटेशनल हो, ये अजम्पशन से हमारे बर्नौलीज इक्वेशन के। सो वेयर एवर द फ्लो इज स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल, यू कैन अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। रही बात ये एप्लीकेशंस की, पिटॉट ट्यूब दे रखा है, वेंचुरी मीटर दे रखा है, ओरिफिस मीटर दे रखा है, तीनों जगह काम आती है। पिटॉट ट्यूब किस लिए यूज करते हैं हम? पिटॉट ट्यूब किस लिए यूज की जाती है? पिटॉट ट्यूब इज यूज फॉर व्हाट? पिटॉट ट्यूब का पर्पस क्या है? काइनेटिक हेड मेजर करना। ये पर्पस इज टू मेजर द काइनेटिक हेड। वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर द डिस्चार्ज। इनका काम होता है रेट ऑफ फ्लो को मेजर करना, डिस्चार्ज मेजर करना। क्लियर है सवाल? चले चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। Critical path lying along the activity is having total float. Critical path lies along the activity having the total float. So critical path, ये क्या हुआ? सवाल चेंज हो गया? हाँ ये है ना, lies along the activities having total float. Total float कितना होता है? ये तो जीरो स्टैंडर्ड सवाल है। तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो क्रिटिकल एक्टिविटी को जोड़े। सो क्रिटिकल पाथ इज द पाथ विच जॉइंस द क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो जॉइन क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका टोटल फ्लोट क्या निकल के आ जाए? जीरो निकल के आ जाए। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका टोटल फ्लोट क्या निकल के आ जाए? जीरो निकल के आ जाए। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? बार का आज का पेपर बहुत टफ था, अच्छी बात है, पेपर टफ ही आना चाहिए, तभी जो सीरियस कैंडिडेट होता है उसी के लिए बेनिफिट होता है। तो अगर हार्ड था तो अच्छी बात है। क्लियर है प्रॉब्लम? नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट आर शोन ऑन द बार चार्ट बाय। सर बार में 50 अटेम्प्ट हो पाए, सबके इतने ही हुए, परेशान मत हो अंजलि, 50-60 के आसपास ही अटेम्प्ट हुए हैं 100 में से। तो ये अच्छी बात है, इट इज गुड, क्योंकि इसमें जो रियल कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन होता है। सर जेई लेवल बहुत अलग था, ईएससी और गेट जैसा तो लगा ही नहीं। अच्छा ठीक है। सो वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बार चार्ट आर शोन बाय। सो वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट आर शोन ऑन द बार चार्ट बाय। कैसे शो करते हैं इसको? दीज आर शोन बाय वर्टिकल है, ये देखो सारे आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन, कीर्तन, आशीष शर्मा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होता है बार चार्ट में। ऑन बार चार्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम इज बीइंग शोन, ये टाइम होती है। एक्टिविटीज शो करते हैं हम वर्टिकल एक्सिस पे। तो बार की जो लेंथ होती है वो तो हमें टाइम ड्यूरेशन बताती है, इट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम आता है बार चार्ट के अंदर, एक्टिविटीज वर्टिकल एक्सिस पे होती हैं, वर्टिकल लाइन के अक्रॉस होती हैं वो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? पिटॉट ट्यूब और क्या पूछ रहा है ये? पिटॉट ट्यूब एंड स्टैटिक पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब और स्टैटिक पिटॉट ट्यूब में ये फर्क होता है, पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर ओनली द स्टैग्नेशन प्रेशर।
ये सिर्फ स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर करता है, और पिटॉट स्टैटिक ट्यूब दोनों चीजें मेजर करता है। इसको प्रेंडल ट्यूब भी बोलते हैं। स्टैग्नेशन प्रेशर भी मेजर करता है और स्टैटिक प्रेशर भी मेजर करता है। इट मेजर्स बोथ, वो दोनों चीजें मेजर करता है। तो पिटॉट ट्यूब विल मेजर ओनली द स्टैग्नेशन प्रेशर, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब मेजर स्टैग्नेशन प्रेशर ऑल्सो एंड स्टैटिक प्रेशर ऑल्सो, दोनों चीजें निकाल के दे देगा आपको, बोथ विल बी मेजर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, so we'll continue. क्रिटिकल पाथ नेटवर्क हेल्प्स एन इंजीनियर, क्रिटिकल पाथ मेथड नेटवर्क हेल्प करता है इंजीनियर को टू कॉन्सेंट्रेट हिज अटेंशन ऑन क्रिटिकल एक्टिविटीज, टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन क्रिटिकल एडवांस एक्टिविटीज टू द क्रिटिकल एक्टिविटीज, टू बी कॉशियस फॉर अवॉइडिंग एनी डिले इन द क्रिटिकल एक्टिविटीज टू अवॉइड डिले ऑफ द होल प्रोजेक्ट। सारी बातें सही हैं। तो क्रिटिकल पाथ नेटवर्क का हेल्प करता है। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो क्रिटिकल एक्टिविटीज या क्रिटिकल इवेंट्स को ज्वाइन करे, विच जॉइंस क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल इवेंट्स। क्लियर है चीज? क्रिटिकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो अपने शेड्यूल पे चल रही हैं, पर इनमें डिले परमिटेड नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो हम ध्यान रखते हैं कि अगर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, उसको उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको हम डाइवर्ट कर दें यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज पे, ताकि इनमें कोई डिले नहीं आए। तो ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। सारे PYQs ऑन टेक्स्ट बुक पास 1 ईयर का ले लो। क्या है भाई ये? सारे PYQs एंड पता नहीं क्या बोल रहा है। चलो देखो आगे क्या है। इफ TL is the latest allowable event occurrence time and total activity slack is equal to, अच्छा, so TL क्या बोल रहा है ये? TL is the latest allowable event time, so TL is the latest allowable event time, ठीक है, latest allowable event time है। और टोटल एक्टिविटी क्या है हमारी? टोटल एक्टिविटी स्लैक S, ठीक है। पहली बात तो स्लैक तो हमारे इवेंट का होता है, एक्टिविटी का नहीं होता। स्लैक इज ऑफ इवेंट नॉट ऑफ एक्टिविटी। जैसे बोला है स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी स्लैक, तो ये स्लैक किसकी निकल के आती है? इवेंट की निकल के आती है। तो ये मैंने आपको अलग से जानकारी दे दी, पर सवाल को सवाल की तरह ही करना है। तो स्लैक की बात कर रहा है, ठीक है भैया। स्लैक क्या होता है? स्लैक, स्लैक इज द टाइम बाय विच अकरेंस ऑफ एन इवेंट कैन बी डिलेड। स्लैक वो टाइम है जिससे आप इवेंट के अकरेंस को डिले कर सकते हो इस तरीके से कि प्रोजेक्ट में डिले नहीं आए। किसके बराबर है? डिफरेंस ऑफ लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड। सो इट इज इक्वल टू TL माइनस TE, ठीक है, TL माइनस TE। इसको एक्टिविटी टाइम से रिलेट करूं तो हम बोल सकते हैं इट इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम। इट इज ऑल्सो इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम। तो जैसे मर्जी एनालाइज कर लो। लेटेस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू व्हाट? TL माइनस अर्ली फिनिश टाइम। तो ये सारी बातें सही हो गई, ऑल दीज आर करेक्ट। तो जितनी भी बातें सारी मेंशन है। तो स्लैक इज एसोसिएटेड विद द इवेंट, एक्टिविटी के साथ फ्लोट लिंक्ड होता है। फ्लोट इज लिंक्ड विद द एक्टिविटी। तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
For the supply of the materials of concrete, formwork, reinforcing and placing of concrete, removal of work and curing of concrete, the number of bars, sorry पेज चेंज हो गया, the number of bars required on the bar chart. तो number of bars क्या होते हैं? number of activities, कितनी activity involved है, how many activities are involved. तो जितनी एक्टिविटी है उतने बार लग जाएंगे, तो जितनी एक्टिविटी है उतने बार चार्ट लग जाएंगे. हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर? So there are 4 activities. Each activity signify each bar. So for the supply of the material for concrete, formwork, reinforcing, placing of concrete. So formwork, reinforcing, placing of concrete, removal of work, curing of concrete. 4 एक्टिविटी हैं, 4 हमारे बार चार्ट. So 4 bar will be there in bar chart. 4 बार होंगे हमारे बार चार्ट के अंदर. There will be 4 bars in the bar chart. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. कंटिन्यू करते हैं. कार्बोनाइजेशन ऑफ द कोल कंसिस्ट ऑफ. सो कार्बोनाइजेशन ऑफ द कोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग होगा ये. तो ड्राइंग एंड क्रशिंग द कोल टू अ फाइन पाउडर, molding the finely grounded coal under pressure with or without binding material, heating the wood with a limited supply of air to temperature not less than 280 डिग्री सेल्सियस. बोल रहा है कार्बोनाइजेशन क्या होती है. कार्बोनाइजेशन ऑफ द कोल इज अ टर्म गिवन टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर आप अप्रोक्सीमेटली 900 डिग्री सेल्सियस पे कोल को हीट करो, प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कार्बोनाइजेशन. तो वो प्रोसेस जिसमें हम कोल को हीट करें ऑक्सीजन या एयर की एब्सेंस में एट अ टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 900 डिग्री सेल्सियस और मोर देन दैट, दिस इज टर्म्ड एज कार्बोनाइजेशन. कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा इसमें से, तो नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग. सो आंसर इज डी. क्लियर है? चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम. So next of the problem. If the value of n equals to 0 in the equation PV raised to the power n is equal to C, the process is termed as. ठीक है. तो PV raised to the power n is constant, so PV raised to the power 0 is constant, तो P is constant. तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या बोलते हैं इसे? दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज व्हाट? द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आइसोबैरिक प्रेशर. सो आइसोबैरिक प्रोसेस. तो आइसोबैरिक प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है, तो आइसोबैरिक. तो इसमें तो सवाल में दे रखा डायरेक्टली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. क्लियर है? कांस्टेंट टेम्परेचर होता है एडियाबैटिक हो जाता, सॉरी आइसोथर्मल हो जाता. तो कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, कोई एक्सचेंज नहीं हीट होती तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता. कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता. इफ कांस्टेंट वॉल्यूम देन आइसोकोरिक प्रोसेस. तो सारे अलग अलग बता दिया आपको. तो कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, नो हीट ऑफ एक्सचेंज, इट इज टर्म्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. भाई बता तो दिए, सुनो ना, शांति से बैठ के सुनो, सारे खुद ही बता देता हूँ. इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कीप ऑन लिसनिंग. खुद ही सब कुछ बता दूंगा, जितना सोचोगे नहीं उतना भी बता दूंगा. अभी एक बार बता दिया, उसके बाद टाइप कर रहे हैं सर बाकी ऑप्शंस बता दो. गजब लोग हैं. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of these steps to be referred on this for anyone? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? चले आगे.
चलो आगे बढ़ते हैं. द बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस. बी किसके लिए होगा प्लीज? बी किसके लिए? एडियाबैटिक बताया ना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता. या तो आवाज नहीं आती या एक बार में सुनते नहीं हो. 2 बार तो रिपीट किया भी मैंने. 2 times आई हैव रिपीटेड इट. हर प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया है, फिर बोल रहा है एडियाबैटिक किस लिए होता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. So next point of reference, the behavior of a perfect gas undergoing any change in the variables which control physical properties is governed by. So behavior of the perfect gas undergoing any change in variable which controls physical properties is governed by. So Boyle's law. Boyle's law क्या बोलता है? Boyle's law ये बोलता है कि अगर बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. यानी ये बोलता है पीवी कांस्टेंट रहेगी. सो पी इंटू वी इज कांस्टेंट. नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के. इसका मतलब V by T is constant. Then we have गैस लुसेक लॉ. ये गैस है. तो गैस लुसेक लॉ ये बोलता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बाय टेम्परेचर विल आल्सो बी कांस्टेंट. तो प्रेशर और बाय टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगी, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के. तो अब तो रिलेशनशिप निकल के आ गई. सो नाउ द रिलेशनशिप, अब इन तीनों को जोड़ के क्या बन जाती है हमारी? तीनों को जोड़ के आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. जब इन तीनों को जोड़ते हो तो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है हमारी. सो पीवी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी. ये रिलेशनशिप आती है. दिस इज द रिलेशनशिप व्हिच कम्स आउट. तो बोल रहे हैं द बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस, यानी परफेक्ट गैस इक्वेशन अंडरगोइंग एनी चेंज इन द वेरिएबल व्हिच कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज गवर्न्ड बाय ऑल ऑफ द अबव. तो सारे लॉ ही काम करते हैं इसके अंदर. ऑल द लॉ वर्क्स. क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? Any of the point to be referred from this? चलो आगे बढ़ते हैं. चलो Which of the following gas has the highest calorific value? तो कौन सी गैस की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है? तो कौन सी गैस की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, मॉन्ड गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस. So which has the highest calorific value? So out of all the gas which are given, coal gas has the highest calorific value. कोल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम निकल के आती है. कोल गैस 80 to 20 मेगाजूल पर मीटर क्यूब. देन प्रोड्यूसर गैस 5 to 6 मेगाजूल पर मीटर क्यूब. मॉन्ड गैस अप्रोक्सीमेटली 5 मेगाजूल पर मीटर क्यूब. ब्लास्ट फर्नेस गैस 3 to 4 मेगाजूल पर मीटर क्यूब. So calorific value of the coal gas comes out to be maximum. तो कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम निकल के आती है. क्लियर है? मॉन्ड गैस द गैस विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कोल. कोल के बर्न होने से मॉन्ड गैस प्रोड्यूस होती है, कोल के बर्न होने से प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस होती है. सो बोथ द गैसेस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय कोल गैस ओनली. तो दोनों की दोनों गैस कोल गैस के ही प्रोड्यूस होती है. तो कोल को बर्न करने के बाद प्रोड्यूसर गैस बनती है, कोल को बर्न करने के बाद मॉन्ड गैस बनती है. चलो आगे बढ़ते हैं.
The work ratio of the gas turbine plant is given by. The work ratio of the gas turbine plant is given by. Work ratio पूछ रहा है. So work ratio is defined as what? कितना आउटपुट मिला और कितना इनपुट है, तो आ गया. So net work output to the work done by the turbine. तो कितना वर्क आउटपुट है और कितना वर्क किया टरबाइन ने. So this is termed as work gas ratio. So work ratio of the gas turbine is given by the net work output to the work done by the turbine. कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है, उसको हम बोलते हैं वर्क रेशियो. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज वर्क रेशियो. ये हमारे मशीन्स का सवाल आ गया. दिस प्रॉब्लम इज ऑफ मशीन्स. चलो आगे बढ़ते हैं. विच स्टेटमेंट, ये तो आरसी सर्किट है, अपना सवाल थोड़ी है ये. इलेक्ट्रिकल के सवाल आ गए. तो इसमें इलेक्ट्रिकल भी आती है क्या? बाकी इंजीनियरिंग भी आ जाती है इसके अंदर. ट्रांसफॉर्मर, इम्पीडेंस रेशियो, बाकी इंजीनियरिंग भी आ जाती है. चलो आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. The type of bond in brick masonry in which each course consists of alternate header and stretcher. So type of bond in brick masonry in which each course consists of alternate header and stretcher. हर कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर है. हर कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिश बॉन्ड. So it is termed as what? फ्लेमिश बॉन्ड. ऑल्टरनेट कोर्सेज होंगे हेडर और स्ट्रेचर के, तो वो इंग्लिश बॉन्ड होगा. देन इट विल बी टर्म्ड एज इंग्लिश बॉन्ड. तो उसको इंग्लिश बॉन्ड बोला जाता है. 77. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. चलो देखिए अगला सवाल. क्यूआइंस इन द ब्रिक मेसनरी आर. सो क्यूआइंस क्या होता है? बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज डेली होगा, सेम टाइम में ऑल्टरनेट डे में होगा. सो क्यूआइंस इन द ब्रिक मेसनरी आर व्हाट? क्यूआइंस, ये नोट्स देखोगे उसमें पहला लिखा हुआ मिलेगा आपको. उसमें डायरेक्टली मेंशन किया हुआ होगा क्यूआइंस क्या होते हैं. सो क्यूआइंस आर व्हाट? वो ब्रिक्स जो क्यूआइन एंगल बनाती हैं. और क्यूआइन क्या होता है? आउटर और एक्सटीरियर एंगल ऑन द फेस साइड ऑफ द वॉल. तो जो कॉर्नर एंगल बनाती हैं ब्रिक्स, उन्हें क्यूआइन ब्रिक्स बोला जाता है. सो दीज आर टर्म्ड एज क्यूआइन ब्रिक्स. तो ये 3 डायमेंशन बना के दिखाई है मैंने आपको. तो जो ब्रिक्स कॉर्नर पे लगी होती हैं उनको क्यूआइन ब्रिक्स बोला जाता है. तो दीज ब्रिक्स आर टर्म्ड एज क्यूआइन ब्रिक्स. तो जो ब्रिक्स कॉर्नर पे लगी हुई होती है उन्हें क्यूआइन ब्रिक्स बोला जाता है. क्या बनाती है ये? क्यूआइन एंगल बनाती हैं. These bricks leads to the formation of QN angle. चलो आगे बढ़ते हैं. We'll continue. If R is the rise and G is the going of the stair, the empirical formula used to fix rise and going is 2R plus G. It should be between. स्टैंडर्ड सवाल है. So स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. तो ये आगे क्यों बढ़ता जा रहा है अपने आप, अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा है. So R is the rise, G is the going of the stairs. The empirical formula used to fix rise and going is 2R plus G. ठीक है, सही बात है.
इट शुड बी बिटवीन, अच्छा रेंज पूछ रहा है आपसे। सो रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2r प्लस जी की रेंज कितनी होती है? सो रेंज शुड बी इन बिटवीन व्हाट? तो राइज भी पता है हमें, गोइंग भी पता है। सो राइज एंड गोइंग बोथ आर नोन टू अस। इसकी वैल्यू वेरी करती है, इट्स वैल्यू वेरीज इन द रेंज ऑफ 700 टू 550। 550 से लेके 700 के बीच में वेरी करती है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट, सो इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 550 टू 700। सवाल में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी। सो इन प्रॉब्लम ऑप्शन बी इज गिवन टू यू। क्लियर? हाँ, मैंने एक्सट्रीम ले लिया है। आई हैव टेकन एक्सट्रीम। चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। 6 से 650 हो सकता है, ठीक है, आप 6 से 650 लगा देना। बेटा जब 550 से लेके 700 की रेंज है, मैं वो रेंज लूंगा ना जो मैक्सिमम इसको कवर करे। तो वो रेंज है तो मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ना जो मैक्सिमम रेंज कवर करे मेरी वहां पे, विच कवर्स द मैक्सिमम रेंज। सिर्फ बोलने के लिए बोलना है तो बात अलग है। जब आपको बताया 550 लेके 700 तक जाता है, तो मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा जो मेरी उस मैक्सिमम रेंज को कवर कर जाए ना। फिर अगर एक ऑप्शन ये होता कि 500 से लेके 551, सर ये भी तो हो सकता है। तो इंजीनियर हो, थोड़ा दिमाग यूज किया करो, एप्टीट्यूड यूज किया करो अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम साइज मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड as base core in the ground floor is, so maximum size of course aggregate used as a base course in ground floor is, used as a base course, तो maximum size base course में कितनी चली जाती है? so maximum size of course aggregate used as a base course in ground floor। चलो फिर से देखो, मेंशनड नहीं है, अगेन मेंशनड नहीं है कि भैया ग्राउंड फ्लोर किससे बना रहे हो। अगेन नॉट मेंशनड क्लियरली कि ग्राउंड फ्लोर किससे बनाया जा रहा है। अगर आरसीसी की बात करेंगे, इफ विल टॉक अबाउट आरसीसी, आरसीसी के अंदर जो एग्रीगेट यूज होती है 20 mm की चलती है। सो इन आरसीसी द एग्रीगेट विच इज यूज इज ऑफ 20 mm। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। दूसरा, अगर पेमेंट की बात करोगे, क्योंकि सवाल पेमेंट का है, पेमेंट की बात करोगे, इट मे गो अप टू 40 mm ऑल्सो। पेमेंट के अंदर मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट में गो अप टू 40 mm। तो वो डिपेंड कर जाएगा कि आप कहां पर इस एग्रीगेट को यूज कर रहे हो या कहां पर इस कंक्रीट को यूज कर रहे हो, वेयर यू आर यूजिंग दिस कंक्रीट। तो आरसीसी में मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट यूज जनरली इज 20 mm, वहां पर भी 40 होती है। और पेमेंट्स के अंदर मैक्सिमम 40 mm तक भी यूज कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर 40 mm ऑल्सो। तो दोनों ही चीजें चल रही है, तो दोनों का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अच्छा, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? द मैक्सिमम वैल्यू इन जनरल 80 mm तक। द मैक्सिमम वैल्यू इन जनरल कहां तक जा सकती है? 80 mm तक। सो मैक्सिमम वी मे गो अप टू 80 mm। क्लियर? चलो सर यूनिट मिनट में दिया है, तो बताओ क्या करूं? अभी बताया इंजीनियर हो, थोड़ी कॉमन सेंस लगाया करो। तो आपका इंटरेस्ट यूनिट जानने में है कि आपका इंटरेस्ट जो मैंने इससे पहले 5 मिनट बकवास करी उसमें था? किस चीज में इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट यूनिट में था, मिनट है, कि इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके अंदर इंटरेस्ट था? उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, यूनिट मिनट में है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग शॉट्स आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन, फ्लाइंग शॉट्स आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन, तो फ्लाइंग शॉट्स आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन, ये मैंने आपको कहां बता रखा है? यहाँ ये मैंने आपको दिखा रखा है शोरिंग के अंदर। इसके ऊपर पूरा लेक्चर लिया हुआ है, 3 लेक्चर लिए इसके ऊपर, 3 लेक्चर लिए कहां पर? यूट्यूब पे।
तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पूरा सिलेबस करा रखा है आपको, पूरा कोर्स करा रखा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये शोरिंग करा के दिखाई दी। सो इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिस कंप्लीट टॉपिक ऑफ द शोरिंग वाज बीइंग डन। तो वहां से रेफर कर सकते हैं, फ्रॉम देयर यू कैन रेफर इट। तो फ्लाइंग शोर्स आर यूज टू स्ट्रेंथन, फ्लाइंग शोर यूज करते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब किसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज करते हैं? सिंगल वॉल, टू एडजेसेंट वॉल, टॉल वॉल, एनी अभी ऑफ द पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं इसका, क्रिएटिंग द पोल। सो टू एडजेसेंट वॉल। तो भैया मैंने ऑप्शन तो बताया नहीं थे, मैंने तो आपको पूरा कंसेप्ट बताया था कि भैया आरसीसी में 20 mm यूज होता है, पेमेंट में 40 mm यूज होता है, मैक्सिमम 80 mm तक जाता है। मैंने तो ये बात समझाई थी, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं देखे थे वहां पे। तो किसी और सवाल का हो नहीं हो, मिनट में है, मीटर पर सेकंड में है, क्या फर्क पड़ता है इससे? हाउ इट मैटर्स। तो फ्लाइंग शोर्स आर यूज टू स्ट्रेंथन टू एडजेसेंट वॉल। तो दो एडजेसेंट वॉल की स्ट्रेंथनिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है? फ्लाइंग शोर्स को यूज किया जाता है। तो दो पैरेलल वॉल होती है, उनके बीच में फ्लाइंग शोर लगाए जाते हैं। शोरिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द टेम्परेरी सपोर्ट इज टर्म्ड एज व्हाट? इज टर्म्ड एज शोरिंग। तो फ्लाइंग शोरिंग, इसके साथ और भी शोरिंग बता रखी है मैंने आपको, जैसे फ्लाइंग शोरिंग के साथ बता रखी है मैंने आपको रेकिंग शोर, एक रोकिंग शोर बता रखा है मैंने आपको, और एक आपको बता रखा है डेड शोर। वन इज रेकिंग शोर, द अदर इज फ्लाइंग शोर, द अदर इज डेड शोर। तीनों में है। क्लियर? चलो, तो अभी तो फ्लाइंग शोर की बात करी थी। तो दो वॉल के बीच में, तो दो पैरेलल वॉल है, उसके बीच में जो टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे फ्लाइंग शोर बोला जाता है। दैट इज टर्म्ड एज फ्लाइंग शोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। When large openings are to be made in the existing wall, the type of temporary work used. So when the large openings are to be made in the existing wall, the type of temporary work used. Temporary work जो हम यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, ये भी बता रखा। दिस इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस। सो लेट सपोज आपको वॉल के नीचे, जनरली वॉल के नीचे क्या होता है? सॉइल के कांटेक्ट में होती है, इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो सल्फर का अटैक होता है, सल्फर का अटैक होता है, वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, नीचे क्रैक डेवलप हो जाते हैं। सो क्रैक्स आर डेवलप्ड। तो जनरली नीचे वाली जो ब्रिक्स होती हैं, तो नीचे वाली जो ब्रिक्स होती हैं उनमें क्रैकिंग आ जाती है। अब नीचे वाली ब्रिक्स को हटा के हम दोबारा रिप्लेस करते हैं इसको, वी अगेन रिप्लेस इट। तो उसमें क्या ओपनिंग बनाई जाती है? तो वॉल के अंदर ओपनिंग बनाई, नीचे वाली आपने ब्रिक्स हटा दी और वॉल के अंदर ओपनिंग बनाई। ऊपर वाली ब्रिक्स को सपोर्ट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेम्परेरी वर्क यूज करते हैं, उसे डेड शोर बोला जाता है। दैट इज टर्म्ड एज डेड शोरिंग। तो डेड शोरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज ओपनिंग बनाते हैं एग्जिस्टिंग वॉल के अंदर, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि उसमें हम कोई सा भी काम कर पाए। अंडरपिनिंग क्या होती है? अंडरपिनिंग होती है किसी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना। अंडरपिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। तो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन की स्ट्रेंथ कम हो गई है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या करते हैं? अंडरपिनिंग करते हैं। चले, water requirement per day per head in the hospital. So water requirement per day per bed in the hospital. So again standard result, फिर से standard result है। So water requirement पूछ रहा है per day per bed। तो standard result है 340 लीटर per capita per day या 450 लीटर per capita per day। डिपेंड करता है नंबर ऑफ बेड्स के ऊपर। इफ द बेड्स आर लेस देन 100 और द बेड्स आर मोर देन 100। बेड 100 से कम है या बेड 100 से ज्यादा है? सो आंसर इज व्हाट? डी।
So answer is D. So it depends upon the number of beds, 340 and 450 liters per capita per day. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसके अलावा और कुछ भी है? क्या बोल रहा है ये? हमारे भोपाल में ऐसा ही एक वर्क हो रहा है 3 लाख रुपए में, उसमें पानी भर जाता है। घर में तो उसको 3 फुट ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उसको ऊपर कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शैल वी कंटिन्यू? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रैप यूज्ड इन प्लम्बिंग? इसमें से कौन सा ट्रैप नहीं है जो हम प्लम्बिंग में यूज करते हैं? अच्छा, ट्रैप का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ द ट्रैप इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फाउल गैसेज इनटू अवर सिस्टम। जो ट्रैप है, इसका पर्पस होता है कि जो फाउल गैसेस हैं उसको हमारे सिस्टम में एंटर होने से रोकना। ट्रैप कैसे काम करता है? ट्रैप वाटर सील बना देता है। तो इसमें एक वाटर सील प्रोवाइड करते हैं। सो वी प्रोवाइड द वाटर सील। सो ट्रैप किस तरीके से काम करता है? इसमें वाटर सील प्रोवाइड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से गैसेस क्या नहीं कर पाती हैं, गैसेस हमारे सिस्टम में नहीं आ पाती। अब कितने तरह के होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन दी ज्योमेट्री। पी टाइप भी होता है, क्यू टाइप भी होता है और एस टाइप भी होता है। जेड टाइप नहीं होता। देयर इज नो जेड टाइप ट्रैप। क्लियर है? चले आगे। ऑप्शन डी। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो। द सीमेंट ऑफ द ड्राई सैंड, द सीमेंट टू द ड्राई सैंड proportion recommended for plastering of concrete surface. प्लास्टरिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस। अच्छा, कंक्रीट सरफेस की प्लास्टरिंग। सीमेंट मोटार की बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट सीमेंट मोटार। कंक्रीट सरफेस की प्लास्टरिंग करनी है, सीमेंट मोटार। कंक्रीट सरफेस की प्लास्टरिंग। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ध्यान रखना, ब्रिक मेसनरी में प्लास्टरिंग नहीं हो रही है। किसके ऊपर प्लास्टरिंग हो रही है? प्लास्टरिंग इज नॉट डन ऑन मेसनरी। मेसनरी वर्क, प्लास्टरिंग हो रही है कंक्रीट सरफेस के ऊपर। तो इस चीज का ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर। अब अगर एग्जैक्ट आंसर बताऊं, इफ आई टॉक अबाउट द एग्जैक्ट आंसर, 1:4 यूज होती है। सो इफ वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट रिजल्ट, so mortar which is being used for plastering over the concrete walls should have the proportion of 1:4। 1:4 का proportion होना चाहिए। अब इसको रिड्यूस करके आप 1:3 कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन की कंक्रीट कैसी है। डिपेंडिंग अपॉन कंक्रीट कैसी है। अब ये एम्बिग्विटी प्रॉब्लम में है ही नहीं, क्योंकि सवाल में उसने ऑप्शन ही क्या दे रखा है आपको? 1:3 का दे रखा है। 1:4 का ऑप्शन नहीं है। 1:4 का ऑप्शन होता तो हम सोचते, देन वी यूज्ड टू थिंक, पर क्योंकि नहीं दे रखा है, विल बी गोइंग फॉर व्हाट? 1:3। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। गेज सीमेंट मोटार कंसिस्ट ऑफ, गेज मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट। गेज मींस कॉम्पोजिट, इसको कॉम्पोजिट मोटार भी बोलते हैं। तो लाइम सीमेंट मोटार को कॉम्पोजिट या गेज्ड मोटार भी बोला जाता है। इट इज टर्म्ड एज गेज्ड मोटार। इसमें लाइम और सीमेंट की प्रोपोर्शन कितनी रखी जाती है? इसमें लाइम और सीमेंट की प्रोपोर्शन कितनी रखी जाती है? मैं लाइम और सीमेंट की प्रोपोर्शन पूछ रहा हूं। 1:3 से लेके 1:6। तो 1:3 से लेके 1:6 प्रोपोर्शन में लाइम और सीमेंट मिलाया जाता है। तो गेज मोटार मीन्स लाइम सीमेंट मोटार। चले।
चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द स्टोन फॉर रोड वर्क स्पेसिफाइड इज। अच्छा, इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द स्टोन वर्क। इम्पैक्ट वैल्यू क्या बताता है हमें? टफनेस बताता है। सो इम्पैक्ट वैल्यू किसकी जानकारी देता है? टफनेस की जानकारी देता है। इट सिग्निफाइज द टफनेस। तो बोल रहा है कि अलग अलग लेयर के लिए जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। सो फर्स्ट वेयरिंग कोट 30%, ठीक है। बिटुमिनस मैकेडम 35%, ठीक है। देन वाटर बाउंड मैकेडम 40%, ठीक है। तो अभी तो आंसर सारा आ गया। और एक और कर सकते हो, सीमेंट कॉन्क्रीट बेस कोर्स। सीमेंट कॉन्क्रीट बेस कोर्स के लिए 45% होती है। फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट बेस कोर्स इट इज 45%। तो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ध्यान रखने हैं आपको। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following does not belong to the endogenous tree? So which one of the following does not belong to the endogenous tree? अच्छा, एंडोजेनस ट्री वो ट्री होता है जिसकी ग्रोथ होती है इनवर्ट डायरेक्शन में, ग्रोथ ऑफ विच टेक्स प्लेस इन इनवर्ट डायरेक्शन। तो एंडोजेनस ट्री वो ट्री होते हैं जिनकी ग्रोथ होती है इनवर्ट डायरेक्शन में। सो ग्रोथ ऑफ विच टेक्स प्लेस इन इनवर्ट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज एंडोजेनस ट्री। वो ट्री जिनकी ग्रोथ होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं एक्सोजेनस ट्रीज। So these are termed as exogenous trees. तो ये हमारे एक्सोजेनस ट्रीज हैं। तो अगर एंडोजेनस ट्रीज की बात करेंगे तो केन है, बैम्बू है, कोकोनट है। टीक इज एक्सोजेनस ट्रीज। टीक हमारा एक्सोजेनस ट्रीज है। तो कौन सा एंडोजेनस ट्री नहीं है? टीक एंडोजेनस ट्री नहीं है हमारा। टीक इज नॉट एन एंडोजेनस ट्री। क्लियर है? चले आगे। चलो, एल्यूमिना इन द ब्रेक अर्थ गिव्स। सो एल्यूमिना इन द ब्रेक अर्थ गिव्स, एल्यूमिना क्या इम्पार्ट करता है? सो एल्यूमिना इम्पार्ट व्हाट? प्लास्टिसिटी। सो एल्यूमिना इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। तो इसका काम क्या होता है? प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो एल्यूमिना की परसेंटेज कितनी होती है ब्रिक में? 20 से 30% होती है। तो इट्स परसेंटेज वेरीज इन द रेंज ऑफ 20 to 30%। तो उसका काम क्या होता है? इलास्टिसिटी इम्पार्ट करना। तो ये प्लास्टिक बनाता है ब्रिक अर्थ को। इट मेक्स द ब्रिक अर्थ प्लास्टिक, ताकि आप रिक्वायर्ड शेप और साइज में उसको क्या कर पाओ, सो दैट यू आर एबल टू मोल्ड इट इन टू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। ठीक है। 2030। तो सफिशिएंट आज के लिए। दूसरी क्लास है, आई एम हैविंग माई सेकंड क्लास। बाकी कल करते हैं फिर। सफिशिएंट सवाल कर लिया आज, 30 सवाल कर लिए। चलिए। बिग ब्रदर, मैंने आपके सॉइल के लेक्चर देखे। आई थिंक इतना बेटर तो मेरे आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, ठीक है स्मॉल ब्रदर, धन्यवाद। चलो, तो अभी अगली क्लास आपकी आरसीसी की है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।